हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कश्मीर। तो आज हम नए जोश के साथ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हम फ्रांस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि रेवोल्यूशन किस किस बेसिस पे हमारे फ्रांस के अंदर हुआ और क्या क्या मेन चेंजेस आए। तो ये आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई वॉन्ट यू कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ये बात है 1774 की सुबह की, जब लुई 16 को क्राउन कर दिया गया एज द किंग ऑफ फ्रांस। अब जो लुई 16 है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। लुई 16 से पहले लुई 15 तक क्या हुआ है, फ्रांस के ऊपर रूल हुआ है। इन लुई 15 तक के किंग्स ने करा है। अब क्या होता है कि लुई 16 जो है, उन्होंने जब वो 20 इयर्स के थे तो उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एंटोनेट से क्या करी, शादी करी। अब जब वो थ्रोन पे असेंड हुए, जब उन्हें किंग बनाया गया तो उनको क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजर मिला। अब ये देख के कि लुई 15 तक सबने पैसे जो ट्रेजर है वो यूज कर लिया है, तो लुई 16 को एम्प्टी ट्रेजर मिला। अब वो एम्प्टी ट्रेजर क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि जितना भी पैसा था वो सारा वॉर पे चला गया। अब लुई 16 जो है वो बहुत परेशान हुए कि वो क्या करें। अब टैक्सेस, क्योंकि उन्हें एक्सपेंडिचर के लिए देना है, आर्मी के लिए देना है उन्हें पैसे, फिर उसके बाद उनके ब्रेड्स के लिए भी बहुत पैसे चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी राइज हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर उन्होंने क्या बात करी, दैट दे हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब यहीं से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। ये चैप्टर मैं आपको एक बहुत अच्छे स्टोरी की तरह बताने वाली हूँ, तो आई वॉन्ट कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। अब बात आती है ओल्ड रेगनी की। पहले लुई 16 से पहले जो स्टेट थी वो 3 पार्ट्स में और 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जो कि है क्लर्गी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल। जो क्लर्गी मैन थे वो कौन से क्लर्गी मैन थे, जो कि चर्च के बेसिकली प्रीस्ट थे, जो चर्च में पूजा करवाते थे। तो वो कौन से होते हैं, क्लर्गी मैन होते हैं। सेकंड आते हैं नोबिलिटी, राजा महाराजा, जैसे कि लुई 16 नोबिलिटी के अंदर आते हैं बहुत सारे लोग। अब किसके अंदर आते हैं, वो नोबिलिटी के अंदर आते हैं। थर्ड इज कॉमन पीपल। कॉमन पीपल बिग बिजनेसमैन, मिडिल क्लास पीपल और पीजेंट्स, आर्टिशियंस, पेंटर्स, ये सब किससे इंक्लूड करते हैं, कॉमन पीपल के अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों जो हमारी जो 2 स्टेट्स हैं इनके ऊपर इतना टैक्सेस का भार नहीं है, क्योंकि सारा जितना भी टैक्सेस है वो कॉमन पीपल थर्ड स्टेट्स के ऊपर है। अब थर्ड स्टेट को सारे पैसे देने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब देखो कैसे, देखो जो कॉमन पीपल है वो डायरेक्ट टैक्स जो कि क्लर्गी मेंस को देती है, मतलब जो कि डायरेक्ट चर्च को जाता है टैक्स, उसे हम कहते हैं टीथे। और जो टैक्स डायरेक्टली नोबिलिटी, मतलब कि राजा महाराजा स्टेट्स को जाता है, वो टैक्स कौन सा होता है, हमारा टेले। अब देखो फ्रांस के अंदर जो पहले करेंसी थी, जो कि अब क्या है, डिसकंटिन्यू हो गई है, वो क्या थी, लीब्रे थी। अब जो करेंसी फ्रांस की है, करेंट करेंसी, वो कौन सी है, यूरो। सो दिस क्वेश्चन कैन कम। तो आपको पता होना चाहिए कि वो करेंसी फ्रांस की यूनिट, वो करेंसी जो कि पहले जो कि डिसकंटिन्यू हो गई है, दैट इज नथिंग बट लीब्रे। बट वो करेंसी जो कि अब तक चल रही है एंड इज इन कंटिन्यू, वो करेंसी होती है हमारी यूरो। सो ये था हमारा मेन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आते हैं चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट के अंदर। क्या होता है कि 1715 से लेकर 1789 तक पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ गई। अब इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ पॉपुलेशन के अंदर, रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज हो गई। अब देखो, जब इतनी सारी पॉपुलेशन इतनी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब फ्रांस के अंदर पहले से ही ट्रेजर इतना नहीं था, पैसे लोगों के पास इतने नहीं थे, और इसके अंदर पॉपुलेशन भी राइज हो गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई।
तो अब क्या सोचा स्टेट ने कि ब्रेड के प्राइसेस क्या कर दे, वो लोग इंक्रीज कर दे। अब थर्ड स्टेट के पास पहले ही इतना भार था कि वो इतना सारा टैक्सेस पे करे, अब उनको ब्रेड के प्राइसेस भी इंक्रीज होके मिल गए। अब ये तो बहुत ही बुरा हो गया। अब उनको लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है हमारा, कि प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीज्ड। तो आप रीजंस काउंट करते जाइए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस किस बेसिस पे हुआ। सो दिस इज आवर फर्स्ट रीजन। अब क्या हुआ, जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गया और लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुए कि वो उस ब्रेड को खरीद सके, तो दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है एक वो सिचुएशन जिसके अंदर एक एक्सट्रीम सिचुएशन जिसके अंदर लाइवलीहुड जो है, लोगों के रहने का जो मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो होते हैं, रहन सहन जो होता है, वो क्या होता है, एंडेंजर्ड होता है। दैट इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब क्या हुआ, जब सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया, अब लोगों को ब्रेड तो खरीदना ही है, वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि छोटी छोटी शॉप्स पे जाके उन्होंने लो वेजेस पे भी वर्क करने को वो रेडी हो गए, क्योंकि हाई वेजेस लोग उन्हें देते नहीं थे, क्योंकि कंपटीशन ही इतना था कि मेरे को वर्क दो, मेरे को वर्क दो, मेरे को वर्क दो। तो अब जो सबसे लो वेजेस पे वर्क करने को तैयार था, अब वहाँ का जो शॉप का आदमी है, जो मेंबर है, वो क्या करता था, उन लो वेजेस वाले लोगों को अपॉइंट कर लेता था। अब इससे ज्यादा हेल्प तो नहीं होती थी, बस इतनी हेल्प होती थी कि वो अपने जो ब्रेड है वो ले सके। इसके साथ ही साथ वो लोग जो फार्म्स पे वर्क करते थे, उससे वो लोग टैक्सेस पे करते थे। एंड बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ कि लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। और जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने क्या सोचा कि दैट दे हैव टू प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, नाउ लेट्स कम टू अनदर। अब क्या हुआ कि फ्रांस जो है उसने क्या करा, बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज आल्सो अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब देखो, बहुत सारे थर्ड स्टेट के जो पीपल थे वो कौन थे, एजुकेटेड थे, थोड़े सेल्फिश थे, एंड दे नो कि अब उन्हें क्या करना है, बिकॉज दे वर एजुकेटेड। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि जो सोसाइटी इट शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज होनी चाहिए। ऑल्सो everyone in the country should be given equal opportunities. Fine. अब क्या होता है कि इस थर्ड स्टेट में से कुछ बहुत अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स जो कि है हमारे जॉन लॉके, जीन जैक रोसे एंड मोंटेस्क्यू, इन्होंने क्या आइडियाज फॉरवर्ड क्या करे कि देयर शुड बी अ गवर्नमेंट, देयर शुड बी अ स्टेट where the power of monarchy should be abolished and the people and their representatives should rule the country. ठीक है, अब क्या हुआ कि फिलोसोफर्स जैसे कि जॉन लॉके, उन्होंने क्या लिखी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मोनार्की को स्प्रेड करा और उन्होंने बोला कि मोनार्की को एबॉलिश कर दो और कंट्री के अंदर एक रूल ऑफ लॉ लेकर आओ, जिसके अंदर जो पीपल है दे शुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड उनका रूल होना चाहिए बेसिकली। सेकेंड, हमारे जो जीन जैक रोसे हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आइडिया स्प्रेड करा दैट देयर शुड बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बनी हो। मतलब कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए, लोग जैसे कि हम और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट मीन्स इलेक्टेड मेंबर, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि यस, जो लोग हैं, जो पीपल है कंट्री के, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज, उनको इक्वल लॉ से जा रहा है। ये नहीं कि वुमेन के साथ ऐसे स्प्रेड करा कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर हर किसी को इक्वल राइट्स मिले। तो बेसिकली डिमांड किसकी थी, लोगों की, कि वो उनको इक्वल राइट्स दे। ये नहीं कि सारा टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के पास हो, ब्रेड के प्राइसेस जो है वो कम करे या कम ना करे, तो ऐसा लॉ बनाए जिसके अंदर लोगों के पास वोट करने का राइट हो और उनको हाई वेजेस पे भी, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द लॉ वेजेस है उसके हिसाब से लोगों को सैलरी मिले। अब थर्ड कौन है, मोंटेस्क्यू।
अब मोंटेस्क्यू ने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है इट शुड बी बेस्ड ऑन 3 ऑर्गन्स, मतलब 3 ऑर्गन्स होने चाहिए बेसिकली, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारी कंट्री में भी ये 3 ऑर्गन्स हैं मेन। जो देखो फ्रांस के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, जिसके बाद इंडिया के अंदर भी, जैसे कि हमारे राजा राम मोहन रॉय है, टीपू सुल्तान है, इन्होंने क्या करा कि इस फ्रांस के जो चेंजेस हैं उसके बारे में जो उन्होंने देखा कि फ्रांस में कैसे चेंजेस हुए, कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे वुमेन्स को राइट मिला, फ्रीडम मिला उनको, फिर उसके बाद स्लेवरी एबॉलिश हुआ। तो उन्होंने वहाँ से आइडियाज दिए कि इंडिया के अंदर भी क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपनी कंट्री को भी मेंटेन करके रख सके। उसी के बाद हमारी कंट्री में भी 3 ऑर्गन्स आए, दैट वाज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन है जो कि लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी वो ऑर्गन है जो कि देखता है कि जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है वेदर इट्स एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर है या नहीं। दैट मीन जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। बट ये जो 3 ऑर्गन्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है जो कि लोगों के लिए चलते हैं, ताकि लोगों के बिहाफ पर वो जो डिसीजन ले वो उनके हित पे हो, मतलब उनके साइड पे हो, जो वो डिसीजन ले वो एक एक्यूरेट डिसीजन हो। तो ये था हमारा फिलोसोफर्स के बारे में कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने किस तरीके से प्रिविलेजेस लिए, कैसे सोसाइटी को ग्रो करने में उन्होंने हेल्प करी। ऐसा भी हुआ था एक बार में आता है कि उनकी जो इनके जो ये बुक के अंदर जो इनकी ये बातें उन्होंने लिखी थी, फॉर्म्स लिखे थे, ये एक बार जाकर अप्रूव कर दिया गया था। बट इसके बाद क्या हुआ कि जो लुई 16 है उन्होंने टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद लोगों के मन में एजिटेशन आ गया कि अब वो लोग क्या करें, और वहीं से उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू करा एंड पहली सीढ़ी उन्होंने रेवोल्यूशन की तरफ चढ़ दी। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ, फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हम पढ़ेंगे, मतलब फिर नेपोलियन बोनापार्टे का रूल हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे मेन पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो हम इसको पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे कि मतलब आज हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, हम सेकेंड पार्ट में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम ये चैप्टर को एस कर लेंगे, सो दैट हिस्ट्री के अंदर आपके फुल मार्क्स आ सके। So thank you for watching this video. We will meet soon with the part 2. So thank you. Bye bye.